नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड्स में हमने झारखंड का नामकरण किया और प्रागैतिहासिक काल के पत्थरों से भी खेल लिए। और गुरुजी, धार्मिक आंदोलन वाले अध्याय में तो हमने शांति की तलाश भी कर ली थी। बिल्कुल। पर आज बारी है अध्याय 2.C की, यानी भारत के प्रमुख राजवंश और हमारा झारखंड। अब इतिहास की बोरियत को मारिए गोली, क्योंकि हम इसे समझेंगे शानदार माइंड मैप और इन्फोग्राफिक्स से। और दोस्तों, माइंड मैप कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऐप लिंक पर। अभी जाके डाउनलोड करो, वरना इतिहास माफ नहीं करेगा। पहले आते हैं मौर्य। मौर्य काल के समय झारखंड को जानने के लिए हम लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र का सहारा लेते हैं। तो क्या बताया है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में झारखंड के बारे में? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुक्कुट या कुक्कुर देश नाम से इंगित किया गया है। कौटिल्य के अनुसार इस प्रदेश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। इंद्रनावक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्रनावक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। इंद्रनावक संभवतः ईब और शंख नदियों का इलाका था। और मौर्य काल के सबसे महान राजा अशोक का संबंध झारखंड से कैसा रहा? अशोक का संबंध झारखंड से कैसा रहा, इसे जानने के लिए हमें उनके शिलालेख पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें से एक आठविक प्रदेश भी था और झारखंड प्रदेश में शामिल था। साथ ही ये भी पता चलता है कि अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। मतलब लगभग यहाँ के लोग अपने मन मर्जी से ही रहते थे। हाँ बिल्कुल, परंतु जनजातियों को नियंत्रण में रखने, मगध के हित में उनका उपयोग करने तथा मगध के शत्रुओं से उसके गठबंधन को रोकने के उद्देश्य से 8वीं नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। 8वीं के अधीन नागाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल, वनपाल जैसे अन्य अधिकारी थे। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक दलों में 8वीं जनजातियों के बीच में भेजा गया था। इस दल का नेता रक्षित था। और भी कुछ जानकारी मिलता है क्या गुरुजी? हाँ बालक, अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय में वर्णित है कि इस क्षेत्र की जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए और तुम्हें जो बताया जाए उसे याद करना चाहिए। हाँ गुरुदेव, वही माइंड मैप से जो ऐप में है ना? हाँ बालक, मौर्य गए तो मौर्योत्तर काल 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए। इसके अलावा भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ, जिसके प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देते हैं। सिंहभूम से रोम साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे झारखंड के वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है। चाईबासा से इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। रांची एवं सिंहभूम से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि ये क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। यानी उस जमाने में भी रांची के लोग फॉरेन करेंसी में डील कर रहे थे। बिल्कुल। अब आते हैं सबसे खास हिस्से पर, गुप्त काल। गुप्त काल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ, अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसके राजा लोग भी झारखंड से रिश्ता रखते होंगे? हाँ बिल्कुल। सबसे पहला नाम आता है समुद्रगुप्त का। गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसकी विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन हैं। इन विजयों में 8विक विजय भी था। झारखंड प्रदेश इसी 8विक प्रदेश का हिस्सा था। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा जाता था। कोई दूसरा राजा भी था क्या गुरुदेव? हाँ था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था। इसका प्रभाव झारखंड प्रदेश में भी था। इसके काल में चीनी यात्री फायान 405 ईस्वी में भारत आया था, जिसने झारखंड क्षेत्र को कुक्कुट कहा है। गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेषों में उल्लेखनीय है महुदी पहाड़ हजारीबाग जिला में पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर, सतगांव हजारीबाग जिला के आसपास के मंदिर, पिठोरिया रांची से उत्तर की ओर स्थित एक पहाड़ी पर स्थित एक कुआं आदि। अब तो गुप्तोत्तर काल की बारी होगी ना गुरुदेव? हाँ बालक, इस काल का सबसे शक्तिशाली राजा में एक ये शशांक गौड़ पश्चिम बंगाल शासक था। इसके साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था। इसने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानियां स्थापित कीं। पहला संथाल परगना का बड़ा बाजार कनिंघम के अनुसार, दूसरा दुलमी हेविट के अनुसार। प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में था। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था तथा इसने झारखंड में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, जिसका उल्लेख हुएन सांग ने किया है।
शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्र नष्ट कर दिए। इस तरह झारखंड में बौद्ध जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्वता स्थापित हो गई। तो अब तो खत्म न गुरुदेव? अरे नहीं, एक और राजा के बारे में जान लो जो इससे भी ज्यादा शक्तिशाली था, जिसका नाम है हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन का साम्राज्य में काजांगल यानी राजमहल का कुछ भाग शामिल था। काजांगल यानी राजमहल में हर्षवर्धन हुएनसांग से मिला। तो अगला कौन सा अध्याय होने वाला है गुरुदेव? अगला अध्याय है क्षेत्रीय राजवंश, जिसमें हम लोग यहाँ के राजा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक मैं माइंड मैप से अभी तक जो पढ़ा हूँ उसे याद कर लेता हूँ। दोस्तों, आप भी ऐप में ये माइंड मैप से अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए।